सिंह हमने देखा द्विपक्षीय बातचीत में जिस तरह की एक तरह से कह सकते हैं गर्मजोशी और जिस तरफ इशारा किया विष्णु जी ने कि बहुत से ऐसे विशेषज्ञ या यूं कहें कि आलोचक तरह तरह के कयास लगाने लग गए थे इस मुलाकात से पहले। क्या आपको लगता है कि वो तमाम कयास एक तरह से धराशाही हो गए जो दृश्य सामने आए उसके बाद से? भारत के रिश्ते आज ज्यादातर बड़ी शक्तियों के साथ एक बदलते हुए नजरिए से सामने आते हैं और ठीक वैसा ही हमने ये द्विपक्षीय जो शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री का हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, उसमें जो अभी तक खबरें सामने आई हैं वो एक तो पहले ये कि वो करीब 1 घंटे से ज्यादा देर तक उनकी मुलाकात हुई और दूसरी कि उस मुलाकात में आपसी तालमेल में जो है वो उसमें पारस्परिक जो लेन देन है और उसमें एक तरह से बायलैटरल रेसिप्रोकल जिसको हम कहेंगे रिलेशनशिप है, वो एक तरफा रिलेशनशिप नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा अपनी टिप्पणी में कि बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका भारत से ले सकता है और ठीक उसी तरह बहुत सी चीजें हैं जो भारत अमेरिका से ले सकता है। अब ये देखना है कि एक तो ये महामारी के चलते खासकर जहां भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, भारत का योगदान अमेरिका के साथ जुड़कर जो विश्व स्तर पर है वो बहुत अलग साख और छवि भारत की सामने लाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप देखें कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मुख्य चीजें हम बात करने वाले हैं, उन्होंने कहा क्वाड, कोरोना वायरस और 3 चीजें उन्होंने उसमें कही और उसमें मतलब आतंकवाद की बात बिल्कुल उसमें नहीं आई और टेररिज्म का जिक्र नहीं हुआ, जबकि प्रधानमंत्री लगातार आतंकवाद पर हमेशा विश्व स्तर पर बात करते रहते हैं। उससे ये समझ में आता है कि आज भारत ये नहीं चाहता कि हमें ये एक तरह से बुहार लगानी पड़े कि आतंक का खतरा भारत पर है जो हमारे क्षेत्र में है, बल्कि आज अमेरिका ये भारत के नजरिए से बात करे कि पूरे क्षेत्र में या विश्व भर में आज आतंक का खतरा है। ठीक इसी के चलते पिछले महीने देखें वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा था एक टिप्पणी में कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान आतंकियों को जगह देता है, सेंचुरी देता है। और उसके बाद आज की मुलाकात में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने खुद कहा अपने आप से, भारत ने नहीं कहा कि पाकिस्तान का जो रवैया है आतंक को लेकर उस पर नजर रखने की, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। और उम्मीद करते हैं कि ठीक इसी तरह से राष्ट्रपति भी वहाँ आपस में जब बात हुई होगी तो राष्ट्रपति की तरफ से कुछ ऐसी बात सामने आई होगी, क्योंकि ये पिछले शिखर सम्मेलन जो हुआ था क्वाड का मार्च में 12 मार्च को, उसकी जब समीक्षा करेंगे बैठकर कि उसके बाद क्या अच्छा हुआ या क्या और अच्छा हो सकता है, तो उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी है। और उसके बाद अपनी संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में जैसा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा भी है कि अब वो सेना के अधिकार पर नहीं पर विश्व में अपना नेतृत्व जो है वो वित्तीय सहायता और बातचीत, डायलॉग एंड इंटरनेशनल असिस्टेंस के जरिए वो करने वाले हैं। तो भारत उसके साथ कैसे जुड़ सकता है या भारत उसके साथ मिलकर पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मापदंड सामने ला सकता है जो तालिबान को मानना होगा ताकि उनको मान्यता मिल सके। तो इस तरह की बातें जो है वो भारत के जो अपने हित हैं उन पर भी अमेरिका का क्या रुझान है और क्या अमेरिका योगदान करना चाहता है भारत के राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि भारत भी ठीक उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है। तो ये जो एक बराबर का रिश्ता है, मुझे लगता है कि उसमें एक नई झलक सामने आई। और बड़ी छोटी सी बात उसमें ये जोड़ दूं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब बड़ी दिलचस्प तरीके से महात्मा गांधी का जिक्र किया अपनी बातचीत में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े अच्छे से ये समझाया उसमें कि महात्मा गांधी की जो सोच है वो आज पर्यावरण की चुनौती से जूझने के लिए कितनी सक्षम हो सकती है और ये पृथ्वी को जो हम धरोहर मानते हैं इसको आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से छोड़ के जाएंगे, ये गांधी की सोच में पहले से ही जुड़ा हुआ है। और किस तरह से भारत योगदान कर सकता है इस तरह के दृष्टिकोण से, इस तरह की सोच से और कई तरह से तकनीक से और वित्त से अपने कार्बन फुटप्रिंट को नीचे करके और दूसरे देशों को सहायता कर कर, तो इस तरह से पूरा भारत का जो एक नया छवि सामने आई है, मुझे लगता है वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को काफी सुदृढ़ बनाएगी और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसकी एक झलक क्वाड शिखर सम्मेलन में भी देखने को मिलेगी। जी हाँ,
क्वाड के सम्मेलन की भी बड़ी अहमियत है, इस समूह के सम्मेलन की, और अब से थोड़ी देर में ही क्वाड समूह की, और अब से थोड़ी देर में ही क्वाड समूह की बैठक भी शुरू होने वाली है। लेकिन प्रोफेसर सिंह, एक सवाल, चीन ने कहा कि मौजूदा दौर में क्वाड की कोई प्रासंगिकता नहीं है, चीन का ये कहना है। चीन लगातार देख रहा है कि जिस तरह से द्विपक्षीय बैठक हुई और उससे पहले स्कॉट मॉरिसन से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, ये चीन की बेचैनी है या क्वाड का जो अतीत का जो क्वाड का सफर रहा है उस पर सवाल है? जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय ढांचा चीन बनाना चाहता है, जिस तरह के मापदंड चीन इस्तेमाल करता है अंदरूनी तौर पर और अपनी विदेश नीति में भी, ये देश उससे बिल्कुल अलग बात करते हैं। यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, रूल्स की बात होती है, नॉर्म्स की बात होती है, और चीन सब ये इस तरह से अपना बाहर का जो व्यापार करता है, निवेश करता है, उसमें वो उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। और लोकतंत्र को लेकर बात करते हैं कि ये चारों देश बड़े लोकतंत्र हैं, और चीन को इस तरह से देखा जाता है कि चीन लोकतंत्र नहीं है। तो चीन को लगता है कि ये देश यदि उभर कर सामने आते हैं तो इनका कार्य करने का जो तरीका है, इनके जो मापदंड है, वो चीन के बढ़ते हुए प्रभाव पर अंकुश लगाते हैं और प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। और कुछ हद तक ये भी चिंता है चीन को कि यदि ये चारों शक्तियां बड़ी हो जाती हैं, ताकतवर हो जाती हैं, प्रभावी हो जाती हैं पूरे हिंद प्रशांत महासागर में, तो चीन की जो बढ़ती हुई प्रभाव है पूरे इस हिंद प्रशांत सागर में, और खासकर उसको दक्षिण चीन सागर में जहां वो अपनी संप्रभुता दिखाना चाहता है, और ये चारों देश उसकी संप्रभुता को नहीं मानते हैं वहां, तो उसको लेकर उनको चिंता होती है कि यदि क्वाड का प्रभाव बढ़ता है तो चीन का प्रभाव कम हो सकता है उस तरह से। तो इसलिए वो हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ टिप्पणी करता रहता है। तो पहले देखें चीन के नजरिए में भी किस तरह से बदलाव आया। जब 2017 में ये दोबारा से क्वाड शुरू किया गया था, 2007 में पहले शुरू किया गया था, तो 2017 से फिर से शुरू किया गया, तो वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि ये तो समुद्र की झाग के जैसे है और अपने आप बैठ जाएगा और खत्म हो जाएगा। केवल 3 सालों में 2020 में वही विदेश मंत्री कहते हैं कि ये क्वाड जो है वो एक नया शीत युद्ध शुरू कर सकता है। तो इसमें नजर आता है कि वो उनका जो नजरिया है क्वाड को लेकर कितना बदल चुका है, कि ये क्वाड बहुत बड़ी शक्ति के तरह से एक तरह से नेटवर्क जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। और चीन को इसलिए चिंता होती है कि यदि ये प्रभावी हो जाते हैं तो इनके तौर तरीके जो हैं, इनके जो लोकतंत्र का एक नजरिया है, वो शायद विश्व में लगातार अपनी साख बनाए रखेगा, और चीन को या तो बदलना होगा उस तरह से, और नहीं बदल पाएगा तो उसका प्रभाव आगे से आगे कम होता नजर आएगा। इसलिए चीन को इसकी जो बढ़ती हुई शक्ति है उससे चिंता होती है। वो हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की टिप्पणी करते हैं। आज दुनिया में चीन के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को लेकर भी बात होती है कि वो जब बड़ी हार्श या अनडिप्लोमेटिक भाषा का भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी भाषा के अलावा उनकी जो शब्दावली है उसमें अंतर आया है, जो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे ये लगता है कि ये चीन खुद अपने आप में मानता है कि ये क्वाड आगे से आगे बहुत प्रभावशाली बनता जा रहा है, इसलिए उसको चिंता है। जी, विष्णु प्रकाश, प्रोफेसर सिंह, विष्णु प्रकाश जी ने बड़ी बात की कि क्वाड की अगर एक्सपेंशन होता है तो फ्रांस उसमें जुड़ना चाहता है। क्या विस्तार क्वाड का इस बैठक में उस पर विचार किया जा सकता है? और अगर विस्तार होता है तो जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि आसियान देश अभी जरूर हिचक रहे हैं, तो वो कौन से मुल्क हो सकते हैं जो हिस्सा लेने चाहते हैं इसमें, इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं? हिंद महासागर पर पूरी दुनिया का रुझान गहरा हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो न केवल अमेरिका ने अपना रुझान एशिया प्रशांत की तरफ किया है या हिंद प्रशांत की तरफ किया है, बल्कि उसके साथ साथ सभी बड़ी शक्तियों ने, वो चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, या यूरोपियन यूनियन हो, या कनाडा हो, सभी ने अपने अपने या तो एक श्वेत पत्र या किसी तरह की रणनीति को सामने लाया है कि वो हिंद प्रशांत से किस तरह जुड़ना चाहते हैं। अब इसके बीच में ये 4 देशों का क्वाड बना हुआ है, जिसको क्वाड कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका का एक समूह है। अभी संगठन नहीं बना है वो, और पहले से ही क्वाड प्लस और क्वाड प्लस प्लस की बात सामने आ चुकी है। जी, प्रोफेसर सिंह जरा सा एक बार, न्यूजीलैंड की बात होती है,
और प्लस प्लस में कुछ यूरोपीय देश भी उससे जुड़ना चाहते हैं। तो सभी के लिए ये बहुत ही आकर्षण है, पर अभी तक मुझे नहीं लगता कि क्वाड के 4 सदस्य जो हैं जी वो उसको औपचारिक तौर से दूसरे देशों को उसमें लाना चाहेंगे। बिल्कुल प्रोफेसर सिंह आपको जरा सा रोकेंगे, हम अपने दर्शकों को देशों के प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। क्वाड की ये पहली बैठक होने जा रही है। मार्च में वर्चुअल बैठक हुई है, उसमें जो तमाम मसलों को तय किया गया, जिन एक तरह से जो कार्य समूह बनाए गए, जिन कार्यों को इंगित किया गया, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। प्रोफेसर सिंह आप बात कर रहे थे इसके एक्सपेंशन की, और एक्सपेंशन अभी नहीं, लेकिन हाँ ये आने वाले समय में हो सकता है इसका एक्सपेंशन हो। हम तब भी एक बार ये जानना चाहेंगे प्रोफेसर सिंह, सरल शब्दों में अगर समझें और दर्शक उसको समझ सके, क्योंकि एक ये बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। क्वाड एक तरह से नया समूह, नई चुनौतियों का जिक्र लगातार क्वाड के साथ हो रहा है, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है। आम लोग या जो लोग आज इस यात्रा को भी देख रहे हैं, दिलचस्पी है वो कैसे समझे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों एक इतनी बड़ी चुनौती, उसमें विस्तारवाद नीति अगर किसी देश की है तो वो किस तरह से अन्य देशों को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले तो ऋतु के पूरी दुनिया में अब जो आर्थिक वृद्धि दर है वो इसी क्षेत्र में, एशिया प्रशांत या हिंद प्रशांत सागर के क्षेत्र में जो देश हैं उनका वृद्धि दर है वो तेजी से आगे बढ़ा है पिछले कुछ दशकों में, और चीन का वृद्धि दर सबसे तेजी से बढ़ा। तो इसलिए सारे विश्व का रुझान जो है वो इस तरफ हुआ है। और उसके साथ साथ चीन का जो एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड, कभी ऐसे इतिहास में सोचा नहीं गया था, इतना आर्थिक वृद्धि दर उसका बढ़ा है और अर्थव्यवस्था आज उसकी 16 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। तो उस तरह से उसका जो आर्थिक प्रभाव है उसको वो अपनी सेना के आधुनिकीकरण में लगा रहा है, राजनीतिक तौर पर अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा रहा है। तो ये जो विश्व की बड़ी शक्तियां थी, जिसमें अमेरिका एक तरफ से पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा था, उसको लगा कि आसियान जो पहले शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था ताकि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है इस क्षेत्र में उस पर कुछ अंकुश लगाया जा सके, वो चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आता है। आसियान जो है ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह बनाया गया था 1967 में। तो उसका ये बेसिक जो मौलिक सिद्धांत था वो ये था कि वो किसी भी बड़ी शक्ति के जो कोर उसके नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो उसके राष्ट्र हित हैं, कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा कि उन पर चोट आए। उस वक्त चीन बड़ी शक्ति नहीं था, तो धीरे धीरे चीन या बड़ी शक्ति के नजर से सामने उभर के सामने आता है। तो 90 के दशक में इसी दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आता है और चीन जाकर सहायता करता है और चीन उनका दोस्त बन जाता है। जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने जिक्र किया कि हाल ही में एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में है, उन्होंने अपनी एक जजमेंट दिया था कि ये चीन का जो क्लेम है दक्षिण चीन सागर पर वो गलत है। चीन ने तो उसको नहीं माना, नकार दिया, पर जिस देश ने वो केस वहां दायर किया था, फिलीपींस, उन्होंने भी कहा कि हमें ये इसको आर्बिट्रेशन को मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आज चीन के निवेश की ज्यादा जरूरत है। तो इस तरह से भी देखें कि आसियान देश जो है उनमें से कोई भी देश खड़ा नहीं हो पाता चीन के सामने। इसीलिए अमेरिका ने 3 नए इनिशिएटिव लिए हैं हिंद प्रशांत सागर में। पहला तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया जिसको हम क्वाड कहते हैं, 4 देशों को, 4 लोकतांत्रिक देशों को इकट्ठा किया, और भारत उसमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो आमतौर पर बहुत से मुद्दों को साथ लेकर चलना चाहता है। मार्च के महीने में शिखर सम्मेलन जब हुआ तो 3 नए वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज को लेकर और पेंडेमिक को लेकर। उसमें मुझे लगता है आज की बैठक में 2 या 3 नए वर्किंग ग्रुप और जमा होने वाले हैं। एक तो सबसे पहले सप्लाई चेन्स को किस तरह से चाइना सेंट्रिक से हटाकर उसको मोड़ा जाए ताकि बहुत जो निर्भर हैं प्रोडक्शन और सप्लाई लाइन्स के लिए दुनिया चाइना पर, वो कम किया जाए। उसमें खासकर फोकस होने वाला है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। एक ये वर्किंग ग्रुप बनने की उम्मीद है, और दूसरे शायद 5G टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनने वाला है और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बनने वाला है। तो एक तो ये क्वाड का इनिशिएटिव लिया अमेरिका ने ताकि इस क्वाड के जरिए चीन पर अंकुश लगाया जाए। दूसरा एक नेटवर्क जो स्पाई नेटवर्क है जिसको 5 आईज कहते हैं, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएस 5 कंट्री हैं जो
खुफिया एजेंसियों का तालमेल और नेटवर्क बनाते हैं कि किस तरह चीन क्या कर रहा है उस पर नजर की जाए और उसको किसी कोशिश की जाए कि उसको अंकुश लगाया जाए उसकी चाल पर। और तीसरा जो हाल ही में जिसको ऑकस कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स का एक मिलिट्री जो डिफेंस अरेंजमेंट बना है जिसमें बहुत सी अति आधुनिक जो सेना की जो रक्षा की तकनीक है वो ऑस्ट्रेलिया को पहुंचाई जाएगी। खासकर ये नाभिकीय पनडुब्बियां जो हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो दी जाएंगी जब वहाँ प्रोडक्शन होगा ताकि उनको डिप्लॉय किया जा सके। तो 3 तरह के इनिशिएटिव देखें अमेरिका ने इस वक्त यहाँ इस पूरे क्षेत्र में शुरू किए हैं ताकि इन सब के तालमेल से चीन पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि उनके तौर तरीके अलग हैं, उनके मापदंड, उनके सिद्धांत अलग हैं। बिल्कुल और वो प्रोफेसर पश्चिमी सिंह। देशों की शक्तियों को मान्य नहीं है। और भारत इसमें कहाँ फिट बैठता है? भारत उसमें क्वाड में जी प्रोफेसर सिंह, हम अपने दर्शकों को भी बता दें जो दृश्य इस समय दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समय पहुंच गए हैं, क्वाड हैं। प्रोफेसर सिंह, किस तरह से आप देखते हैं चारों ही राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी बातों को रखा और प्रधानमंत्री ने बहुत साफ ये कहा कि एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया है। पारदर्शिता का बहुत अच्छा उदाहरण है कि नेता पहले इस तरह से मीडिया के सामने अपनी एक एक स्टेटमेंट रख रहे हैं और फिर उसके बाद वो अपनी बात करेंगे अंदर जाकर अलग से। तो ये पारदर्शिता जो है यही तो ताकत है क्वाड की कि हर चीज में वो अपने सिद्धांतों पर अच्छा उतरना चाहता है, लोकतंत्र को बढ़ाना चाहता है, दूसरे विश्व में देश हैं उनकी सहायता करना चाहता है। और आपने पहले भी कहा कि ये 2004 के सुनामी में ये अचानक इस तरह की शुरुआत हुई थी कि देशों ने, अपने एशियाई देशों ने, सबसे पहले भारत ने सबसे आगे बढ़कर न केवल अपने लोगों को सहायता पहुंचाई थी पर आस पड़ोस के देशों में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में जाकर सहायता पहुंचाई थी। तो ये सब चारों देश उसी परिप्रेक्ष्य में एक बार इकट्ठा हुए थे और उनको लगा कि ये जो चुनौती है इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड, असिस्टेंस, रिलीफ पहुंचाने की, रिकंस्ट्रक्शन करने की, इस तरह के हादसों के बाद, ये अपने आप में बड़ी विश्व स्तर पर इसके लिए कोई नई सोच बननी चाहिए। और 2004 से फिर 2007 में और 2017 में तो ये इनका जो सोच है वो एक तरह से 21वीं शताब्दी की सोच है। वो केवल सैनिकों की शक्ति से प्रभाव लाकर अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने वाले तरीके से नहीं चल रहे हैं। वो बाहर जाकर अच्छे मापदंड सामने रखने के लिए, अच्छे तौर तरीके बनाने के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए, और ठीक उसी तरह से जैसे सुनामी का पूरे एक तरह से बड़ा चुनौती सामने आया था, आज ये महामारी भी उसी तरह से एक तरह से पूरे विश्व में, बल्कि मानवता के लिए पूरी चुनौती की तरह से सामने आया है। और एक तरह से इनको ये अच्छा अवसर मिलता है चारों देशों को कि ये जो नई सोच है, इनकी जो अलग से रणनीति है, तौर तरीके इनके जो अलग हैं, वो कितने सक्षम हैं और कितने अच्छे हैं और लोगों को एक तरह से समृद्ध जीवन जीने के लिए एक मुहैया कराते हैं। बिल्कुल तो प्रोफेसर सिंह, कि ये चारों देश मिलकर कैसे आगे बढ़कर मानवता के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर सिंह, मानवता के लिए क्या योगदान करेंगे इसका भी संकल्प लिया।